हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। आई एम रुद्र सुथार, योर फिजिक्स मेंटर। एंड अपनी जो जेई की जो सीरीज़ चल रही थी सवालों की, वो ख़त्म हो चुकी है। और इसके बाद अपन ने डीपीपी नंबर 2 पे कुछ नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस तो मैंने अपन ने सोल्व कर लिए थे, लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस है वो अपन आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर जो बच्चे हमारे चैनल पे रेगुलर नहीं हैं तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो रिवोल्यूशन चल रहा है इसमें आप खुद भी अपनी भागीदारी निभा सकते हो। और जो बच्चे नीट और जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे ये जो वीडियोज़ हैं, ये चैनल जो है वो उनसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो लेट्स बिगिन। अपन शुरू करते हैं अपना जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो क्वेश्चंस नंबर जो पहला था वो अपन डिस्कशन कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो भी शायद हमारा डिस्कस हो चुका है, जिसमें अपने को रेजिस्टेंस की डायमेंशंस पूछी थी। ठीक है, AIPMT 2007 का ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जिसमें अपन को विद्युत क्षेत्र यानी अपने को एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू दे रखी थी और अपने को इसकी वीमा निकालनी थी, वो भी शायद अपना क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हो गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये भी अपना सोल्व हो चुका है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो था अपना क्वेश्चन नंबर 7। ये अपने को शायद डिस्कशन करना था, है ना। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं वापस से। मैंने कुछ होमवर्क दिया होगा शायद आपको, तो उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। इसमें क्या दे रखा था? इसमें दे रखा था कि जो लेंथ होती है, जो लंबाई है, वो डिपेंड कर रही है किस पे? प्लांक कांस्टेंट पे, और जो लाइट की स्पीड है उस पे, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है इस पे। मतलब ये जो लंबाई है वो H, C और G पे डिपेंड कर रहा है। देन अपन ने ये चीज़ भी पढ़ रखी है कि जो विमीय विश्लेषण होता है, यानी जो डायमेंशन जो अपन रूल्स पढ़ते थे उसमें अपन ये पढ़ते थे कि अगर कोई भी क्वांटिटी अगर 3 है और वो 3 से अगर ज़्यादा है तो अपन विमीय विश्लेषण द्वारा फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 3 है, कोई भी 3 फिजिकल क्वांटिटी जो तीनों की तीनों प्रोडक्ट के अंदर है, तो अपन क्या कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, है ना। ये अपन ने पढ़ रखा है। देन अपने को ये जो बोला है, ये जो कंडीशन सवाल के अंदर दे रखी है वो ये है। और फिर बोला गया है कि इससे जो एक नया फॉर्मूला बनेगा लंबाई का, वो आपको निकालना है। ठीक है, चलो सोल्व कर लेते हैं। देन सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले आप इस जो h है, यानी यहाँ पर जो h है वो क्या प्लांक कांस्टेंट है क्या? इसकी पावर दे दो आप a। अपने को नहीं पता है कि जो फॉर्मूला बनेगा उसमें h की पावर क्या होने वाली है, तो आप उसकी पावर पहले से मान के चलो कि इसकी जो पावर है वो a है, और जो c है इसकी जो पावर है वो कितनी मान लो आप बच्चा? b। और जो g की जो पावर है वो कितनी मान लो? c मान लो। ठीक है, देन आपको क्या करना है? अब आपको डायमेंशंस रखनी है। जो लेंथ है उसकी जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? L होती है। और जो प्लांक कांस्टेंट था, क्या इसकी डायमेंशन भी अपन ने पढ़ रखी थी? कितनी होती थी? m1 L2 T-1 होती थी क्या? बिल्कुल, m1 L2 T-1 होती थी। तो ये जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर रख सकते हो, m1 L2 T-1। ठीक है, अब इसी तरह जो C है उसकी भी आप यहाँ पर डायमेंशन रख सकते हो, विमा रख सकते हो। तो C की विमा क्या है? C यहाँ पे प्रकाश का वेग मान रहे हैं, और जो वेग की जो विमा है वो कितनी है? LT-1 है। देन यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? G की विमा भी लिख सकते हैं, क्या होती है? M-1 L³ T-2। क्या यही होती थी क्या? बिल्कुल, ये किसकी विमा आ गई है अपने पास? G की विमा, M-1 L³ T-2। देन अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, जितनी भी विमाएं हैं इनको आप सोल्व कर लीजिए। इसकी पावर कितनी दे रखी है? H की पावर A है, तो यहाँ A लगा दो, और जो C की जो पावर दे रखी है उस पर लगा दो B, और जो G की पावर दे रखी है उसको लगा दो क्या चीज़? C। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे पहले M को सोल्व करना है। क्या यहाँ M की पावर कितनी दे रखी है? A। यहाँ पर भी M की पावर कितनी है? -C है। तो आप क्या लिख सकते हो? एक साथ लिख सकते हो दोनों को। यहाँ पर अपन लिख देंगे MA-C। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है? जो L है, L कितना दे रखा है? L की घात यहाँ पर 2A है, और यहाँ पर कितनी दे रखी है? B दे रखी है। तो यहाँ पर आप लिख लो 2A प्लस B, और प्लस वहाँ पर कितना दे रखा है? 3C दे रखा है। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख लो। ये आपकी किसकी विमा है? L की है।
एंड अब आपको क्या लिखना है, टी की बीमारी लिखनी है। टी की बोलो क्या क्या रहेगी, यहाँ पे टी के लिए आएगा -a एंड यहाँ पे आ गया -b एंड यहाँ पर आ गया -2c। क्या सबकी बीमाएँ अपन ने कैलकुलेट कर ली है क्या? ये मास का हो गया, ये लंबाई का हो गया, और वो किसका हो गया है, समय का हो गया है। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या मास दे रखा है, अब आपको इक्वेट करना है। यहाँ पर मास है लेकिन यहाँ पर कोई मास नहीं है। देन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप ये भी तो लिख सकते हो कि यहाँ कोई मास नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या m की पावर 0 है क्या? यहाँ पर m की पावर कितनी है, 0। तो आप ये जो पावर दे रखी है a - c, इसको किसके इक्वेट कर दोगे, 0 के, क्योंकि यहाँ कोई मास नहीं है। दैट मीन्स m की यहाँ पर पावर कितनी है, 0 है। देन a - c को किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बन जाएगी, a - c बराबर में 0। ये अपनी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे जो लंबाई है उसकी जो पावर दे रखी है वो कितनी है, 2a + b + 3c। देन यहाँ पर l की पावर कितनी है, 1। तो आप उस सारी पावर को इक्वेट कर दो इसके बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, 2a + b + यहाँ पे 3c इक्वल टू आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इक्वेट कर दोगे 1 के इक्वल। तो ये अपनी नंबर आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम का दे रखा है, टाइम की पावर कितनी है, a - b - 2c। देन यहाँ पे a माइनस का आ जाएगा, b भी माइनस का आ जाएगा, और c भी यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का, बराबर 0। और ये अपने पास क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी बच्चे, ठीक है। तो ये अपने पास 3 इक्वेशन आ गई है। इन 3 इक्वेशन को फटाफट सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है, के बराबर है, c के बराबर। अब आप क्या करोगे, यहाँ से a का मान निकालोगे, अपने निकाल चुके हैं, a का मान c आया है, और इसकी वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगी 2c + b एंड +5c = में 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सॉरी यहाँ पे 3c है, यहाँ पे 3c दे रखा है। तो 2c + में b + 3c = में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो 5c की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 - b के बराबर आ जाएगी। यहाँ भी अपने पास एक इक्वेशन है। अब देखो एक थर्ड इक्वेशन और दे रखी है, यहाँ से भी अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या a का मान यहाँ पे c रख दोगे, तो यहाँ पर जैसे ही रखोगे इस इक्वेशन के अंदर रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो कितनी मिलेगी, -c, तो यहाँ आ ही रहा है, माइनस का b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, b की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस में 5c और माइनस में 2c, ठीक है, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। सही लिखा है क्या, बिल्कुल। थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही होगी शायद। देखो इधर क्या करना है, यहाँ से b की वैल्यू निकालो। तो यहाँ b की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, 1 माइनस में 5c, b बराबर आ गया 1 माइनस में 5c। ये b की वैल्यू है जो कि आपको पुटअप करनी है इस इक्वेशन के अंदर। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं। यहाँ पर आ गया माइनस का c, देन यहाँ माइनस है ही, और b के अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यू पुटअप कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5c एंड देन यहाँ पे बचेगा -2c बराबर में 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का c, माइनस का 1, प्लस का 5c, माइनस का 2c इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना है, 5c माइनस 2c और ये और है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3, और ये कितनी वैल्यू होगी, ये यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है। तो c का जो मान है वो अपने को कितना मिल रहा है, c का मान यहाँ से मिल रहा है अपने को 1/2। कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, बिल्कुल। यहाँ से 1/2 अपने यहाँ c की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से c की वैल्यू अगर 1/2 है तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि a का मान भी कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। तो c और a दोनों का मान कितना है अपने पास, 1/2 आ गया है। अब c और a का जब मान आ गया है, देन अब अपने को क्या करना है, b का मान निकालना है। तो उसका मान भी फटाफट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ज़रा फटाफट बताओ। यहाँ से दूसरी इक्वेशन वैल्यू रखो, तो यहाँ पे 2 इंटू में कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया, प्लस में यहाँ पे कितना है, b है, और प्लस में यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू में 1 दे रखा है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाली वैल्यू, तो 1 प्लस में ये वैल्यू कितनी मिल गई है अपने को, b प्लस 3/2 एंड यहाँ पे 1 है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, b की वैल्यू आ गई है -3/2।
बी की वैल्यू कितनी आ गई है -3/2। अब अपने पास सारी पावर्स आ गई है, ए की पावर भी आ गई, बी की पावर भी आ गई एंड सी की पावर भी आ गई। सारी पावर्स मिलने के बाद अब अपने को क्या करना है, बस क्वेश्चन को सोल्व करना है फाइनली। अब अपन क्या करने वाले हैं, ये जो पावर्स आई है इनकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो एल वाली वैल्यू में। यहाँ इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। देन आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर जो अपने को मिलेगा वो अपने को क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू अपन कहाँ लिखें, स्पेस नहीं है, थोड़ा यहीं लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन देखो क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, L बराबर में H की पावर कितनी है, A की पावर, A की वैल्यू कितनी आई है, क्या A की वैल्यू 1/2 आई है, बिल्कुल। ये A की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है 1/2 है, और C की वैल्यू भी 1/2 है, और जो B की वैल्यू आई है वो कितनी आई है -3/2 आई है। तो ये वैल्यू फटाफट रख देते हैं, यहाँ पर आ गया 1/2 एंड जो C की वैल्यू है यानी जो C की पावर कितनी है, B है क्या, बिल्कुल इसको ऊपर रख दो -3/2, और यहाँ पे जो G की वैल्यू आई है मतलब वो भी कितनी आई है 1/2, ठीक है। तो सब कुछ वैल्यू मिल गई है। ये भी क्या है H की पावर रूट, ये आ गया है H का रूट, ये आ गया G का रूट, और ये C कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो फाइनली अपना जो आंसर आया है वो कितना आ गया, L बराबर में √H एंड ये आ गया G, ये भी रूट में चला गया दोनों, और C कहाँ चला गया है नीचे, तो यहाँ आ गया C की घात 3/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अपने को दिख रहा है, तीसरा जो ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अपने को A की घात, B की घात और C की घात अपन ने निकाल ली है। अपने पास सारी वैल्यू आ गई है A और B और C की। देन अपना जो फॉर्मूला फाइनली जो डिराइव होके आया है वो कौन सा आया है, थर्ड नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो अपना जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर ले। यहाँ तक तो अपन ने सोल्व कर ही चुके थे, लेकिन अपने को क्या सोल्व करना था, अपने को जो फाइनली जो 3 इक्वेशंस बनी थी उनको ही बस डिराइव करना है और उसको ही सोल्व करना था। बाकी तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। क्या इस तरह के सवाल अपन कर सकते हैं, बिल्कुल। ये थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी सवाल पड़ता है, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशंस होती है और 3 इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इक्वेशन तो बहुत आसानी से बन चुकी थी। क्या A बराबर C था क्या, बिल्कुल A बराबर C था। देन अपने को बाकी की 2 इक्वेशन से उसकी वैल्यू पुट करना था एंड B, A और C की जो वैल्यू थी वो अपने को निकालनी थी। एंड फाइनली ये A B C क्या है, A B C जो थी वो अपन ने जो पावर्स मानी थी, अपन ये नहीं पता था अपने को कि H की पावर कितनी बनने वाली है और जो C है उसकी पावर कितनी बनने वाली है। तो देन अपन ने पहले से ही उसको क्या करा था, लेट मान रखा था कि मान लो उसकी पावर कितनी है A B, और जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको फॉर्मूला डिराइव करना होता है डायमेंशनली, देन आपको क्या करना होता है, उन तीनों को प्रोडक्ट के अंदर रखना होता है और सबको 1 बाय 1 आपकी उसकी पावर माननी होती है। कोई सी भी पावर मानो, A B C जो भी आपको मानना है वो मानो। एंड देन फाइनली आपको क्या करना होता है, उन सब की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप पुटअप कर दो। जैसे प्लांक कॉन्स्टेंट है, कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम के अंदर क्या मिले, कुछ आसानी मिले, वरना आप डिराइव करते ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मुझे याद था मैंने सबका डायमेंशन फॉर्मूला करेक्टली रख दिया है। देन आपको क्या करना है, फिर इसकी m की वैल्यू को सबको इक्वेट करना है, लंबाई की वैल्यू को इक्वेट करना है। देन आपको जो टाइम है उसकी वैल्यू को सबको इक्वेट करके लिखना था और पावर को क्या करना था, इक्विवेलेंट करना था। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई m नहीं है, क्या m की पावर 0 थी, देन आपने पावर को इक्वेट कर दिया है। यहाँ लंबाई है, यहाँ पर भी लेंथ है, तो इस पावर को इक्वेट कर देना है। उसी तरह वहाँ पे जो टाइम था उसको इक्वेट कर देना है। एंड देन फाइनली आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएगी और 3 इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू है A B C की, उनको वापस से जिसको आपने पावर माना था उसके अंदर आपको पुट करना है और देन फाइनली आपका जो आंसर है वो यहाँ से आ जाएगा बच्चा, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ होलो सिलेंडर आर मेजर्ड, दिस एंड दिस वैल्यू एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर इज। अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज दी है, 2 रेडियस एक्चुअली में आपको दे रखा है। कौन कौन सी रेडियस, एक तो इनर रेडियस दे रखी है एंड एक आउटर आपको रेडियस दे रखी है। इसको आप मान लो R1 है और इसको मान लो आप R2 है। देन आपको क्या करना है, ये जो थिकनेस है ये आपको फाइनली फाइंड करनी है। ये वाली जो थिकनेस है वो कितनी आएगी, ये आपकी वैल्यू फाइंड करके लिखनी है। देन यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंटरनल जो रेडियस है वो कितनी है। इंटरनल रेडियस को मैं R1 मान रहा हूँ और R1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 4.23 प्लस माइनस में 0.01 सेंटीमीटर। देन आपके पास जो R2 की वैल्यू है वो कितनी है, वो आपके पास है 3.89
प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यूज़ दे रखी होती है इनको अपन बोलते हैं लिस्ट काउंट वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चा? लिस्ट काउंट वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि आप जो इस रेडियस को जब आप मेज़र कर रहे थे, यहाँ से ये चीज़ तो पता चलती है कि आपने जो मेज़र किया है इस वैल्यू को, वो आपने सेंटीमीटर स्केल से मेज़र किया है। देन अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि जब आपने इस वैल्यू को मेज़र किया था, देन आप कितनी मैक्सिमम एरर कर सकते हो। क्या उसकी एरर होने के जो चांसेस है वो आपकी 0.01 है क्या? बिल्कुल। और इसी तरह जब आपने R2 मेज़र किया था, देन आपकी जो वैल्यूज़ में जो एरर आ रहे थे, क्या वो 0.01 सेंटीमीटर आ रहे थे क्या? बिल्कुल। तो ये जो एरर्स है, मतलब इतने मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके जब आप इस वैल्यू को मेजर्ड करोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, देन आपके जो एरर आने के जो चांसेस है वो कितने हैं? 0.01 है। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली थिकनेस अगर निकालनी है तो आप क्या कर दो? R2 माइनस R1 कर दो। और जैसे ही R2 माइनस R1 करोगे, वैल्यूज जो है ये दे रखी है। एक तो इसको आप क्या मानो, इसको R2 है ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू है तो ये रेडियस जो है वो R2 ये मानो। एंड देन ये आपकी जो वैल्यू है वो इनर की वैल्यू दे रखी है, इसको आप R1 मान लो। ठीक है। अब आपको क्या करना है? बड़े में से छोटे को माइनस करना है। देन अब आपको एक चीज़ और यहाँ से जो सोचनी है, वो क्या सोचनी है कि ये जो एरर्स होती है इसको तो आप सब्ट्रैक्ट कर ही दोगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है क्या वो 0.34 आ जाएगी क्या? यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 0.34 आ जाएगी। बिल्कुल। अब यहाँ जो वैल्यू है मेन तो इसको ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ये जो एरर्स है क्या वो जुड़ेंगे क्या जुड़ेंगे या घटेंगे? बिल्कुल, एरर कभी भी घटती नहीं है। देन आप क्या करोगे? इन दोनों एरर्स को आप जोड़ोगे। क्या करोगे बच्चा? जोड़ोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी लिखोगे? 0.02 सेंटीमीटर। आपका जो फाइनली आंसर है वो कितना आ जाएगा? 0.34 प्लस 0.002, क्योंकि एरर्स कभी भी माइनस नहीं होती। अगर आप एडिशन भी करते हो देन तब भी आप इस एरर को जोड़ोगे, और अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हो देन तब भी आप इसको क्या करोगे? जोड़ोगे। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई में हो कोई चीज़ और अगर कोई डिवाइड में कोई चीज़ होती है, देन आप उसको सिंपली जोड़ या ऐड नहीं कर सकते हो। देन आपको मैंने वो रूल्स जो थे वो अपन ने बता चुके हैं। V = RI, जैसे कोई मान लो आपने क्वेश्चन किया था, देन उसमें अपन ने log लिया था एंड आफ्टर दैट उसमें डिफ्रेंशिएट किया था, उसके बाद अपन ने एरर निकाली थी, याद है क्या? बिल्कुल उसी तरह से अपने को क्या करना है, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल था। लेकिन यहाँ जो प्लस और माइनस है, उन दोनों ही केसेस में क्या होती है, जो एरर्स होती है वो क्या होती है बच्चा? जुड़ती है हमेशा। ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, कभी भी अगर चाहिए आप सब्ट्रैक्ट करो चाहे आप एडिशन करो, दोनों ही केसेस में आपकी जो एरर्स होगी वो क्या होगी? ऐड होगी। ठीक है। बिल्कुल। अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, फटाफट उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास and the speed 2% and the 3%, how much will be the maximum error in the estimate of the kinetic energy obtained by the measuring mass and the speed। मतलब कुछ नहीं कह रखा है कि आपको मास और जो वेलोसिटी है उन दोनों की परसेंटेज एरर दे रखी है 2% और 3%। एंड आफ्टर दैट द्रव्यमान और गति को मापने से जो प्राप्त गतिज ऊर्जा का अनुमान जो है उसमें कितनी त्रुटि आएगी वो अपने को निकालनी है। बिल्कुल, अपन निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे? अपन ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चा, वो कितनी होती है? ½ mv² होती है। क्या ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल, ये काइनेटिक एनर्जी का होता है। देन अपन क्या करने वाले हैं, वो ही लोग वाला सिस्टम जो अपन करते आए थे, लोग वाले सिस्टम में क्या करेंगे, इसको आप के लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, के ई नहीं लिख के लिख लो। और यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे लोग ले लेंगे। और एक चीज़ मैंने और सिखाई थी इसके अंदर कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको अपन इसके अंदर नहीं लेते हैं इस मेथड में। देन आप इस हाफ को हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे सिंपल क्या ले लो, m को पकड़ लो। क्या log m लगेगा? क्या इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर क्या एडिशन का साइन लगेगा। और यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, log की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। देन यहाँ पे आपका आ जाएगा log k बराबर में log m, और ये जो 2 है वो क्या आगे आ जाएगा क्या? बिल्कुल। और यहाँ पे बन जाएगा log का v। अब दोनों तरफ आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी अवकलन करना है आपको। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या dk/k मिल जाएगी, और इक्वल टू में यहाँ क्या मिलेगा, dm/m, और प्लस में यहाँ कितना मिल जाएगा, log dv/ में क्या आ जाएगा, v। अब दोनों तरफ आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। देन dk/k इंटू में 100 और इक्वल टू में dm/m इंटू में क्या करना है आपको 100 प्लस 2 इंटू में dv/ में v इंटू में कितना आ जाएगा
100 आ जाएगा। अब आपको परसेंटेज एरर दे रखी है मास के अंदर कितनी 2%, तो वो यहाँ पे लिख लो। प्लस अब आपको जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर आपको कितनी दे रखी है वैल्यू 3% दे रखी है, तो यहाँ पर आप 3% लिख लो। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ गई 6 और 6 और 2 कितने हो गए 8%। तो जो अपना जो ऑप्शन आएगा क्या वो बी ऑप्शन आ जाएगा क्या, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपने मेथड में जो आपको मैंने सिखा रखा है वो जो भी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू होती है उनको अपन कंसीडर नहीं करते हैं इस मेथड के अंदर। जो सिंपल जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उन्हीं को आपको लॉ के अंदर लेना होता है। अगर पावर्स होती है उनको फटाफट आगे ले आओ, लॉ की प्रॉपर्टी लगा के दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। हालांकि आप चाहो तो ऐसे फॉर्मूले याद भी कर सकते हो, लेकिन कितने फॉर्मूले याद करोगे, इससे अच्छा ये लॉ वाला मेथड दी बेस्ट होता है। देन आप क्या कर सकते हो, कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है और आप सिंपली क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर ऐसे निकाल सकते हो। बिल्कुल। अब अपन बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बिल्कुल ये भी आपके किसी एग्ज़ाम में ही आया हुआ है। बिल्कुल क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं कि एक जो तार है उसका जो प्रतिरोध है, क्या उसमें ये जो संबंध है ये क्या आप लोगों ने सबने पढ़ा है। कोई भी जो रेजिस्टेंस होता है क्या वो एल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। और जो एरिया होता है उसके क्या होता है, और ये जो एरिया होता है वो भी कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लो ये आपका कोई कंडक्टर है यानी कोई चालक है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तुम्हारा जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, और जितना ही एरिया कम होगा उतना ही आपका आर भी बढ़ेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ से जो भी वैल्यू टूटती है तो क्या यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट आता है जिसको अपन रो बोलेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे आर बराबर रो एल बाई ए। यहाँ जो रो है वो क्या है, प्रतिरोधकता है जो अपन को बोल रखा है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट डाउन कर रहे हो कि एरिया को इसने खुद ने पाई आर स्क्वायर लिख रखा है। क्या लिख रखा है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, रो एल बाई ए कितना है, पाई आर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू अपने को दे दी है। रो एल आर के मापन में जो प्रतिशत त्रुटियां हैं वो अपने को दे रखी है 1, 2, 3%। तो आर के मापन में कितनी प्रतिशत त्रुटि आएगी, बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको। फटाफट दोनों तरफ लोग लो, यहाँ पर आ जाएगा लोग आर, यहाँ पर आ जाएगा लोग रो। अब आपने तो ये मेथड सी की लिया है तो फटाफट इसको आसानी से अपन सोल्व भी कर लेंगे। क्या यहाँ पर लोग एल आ जाएगा और माइनस में लोग 2 आगे और आर यहाँ। पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू को कैलकुलेट में नहीं लेना है। क्या ये ऊपर जाएगा तो क्या माइनस में आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ और पढ़ रखी है कि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो आफ्टर दैट जब अपन अवकलन करेंगे तो अपना जो नया फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, डी आर अपॉन आर, डी रो अपॉन रो, यहाँ आ जाएगा डी एल अपॉन में एल। क्या यहाँ जो माइनस है वो क्या प्लस में बन जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव में बन जाएगा, क्योंकि एरर कभी नेगेटिव नहीं होती, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एरर नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, एरर हमेशा जुड़ती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, नेगेटिव का साइन नहीं लगाते हैं। जो जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर क्या कर दोगे, हमेशा इस मेथड में पॉजिटिव कर दोगे। यहाँ पे अपना डी आर यहाँ पर रेडियस है, ये आर रेडियस है बच्चा, ये आर आपका प्रतिरोध है, ये भी ध्यान रखें थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो आर है वो आपका प्रतिरोध है, और यहाँ पे जो आर है वो क्या है आपका, ये आपकी त्रिज्या है, ये आपकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी आर अपॉन में आर आ जाएगा। अब दोनों तरफ आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन डी आर अपॉन आर इंटू में 100 इक्वल टू में डी रो अपॉन रो इंटू 100 प्लस डी एल अपॉन में एल इंटू में 100 प्लस 2 इंटू में डी आर अपॉन में आर इंटू 100। यहाँ पर जो डी आर अपॉन आर है वो क्या है, रेडियस है, और यहाँ जो आर अपॉन आर है वो कैसा है, वो प्रतिरोध चल रहा है अपना, ठीक है। अब रो में कितनी अपने को एरर दे रखी है 1%, तो यहाँ पे लिख दो फटाफट 1%, और प्लस वहाँ पर एल में कितना दे रखा है, एल में 2% दे रखा है, तो यहाँ पे 2 लिख लो, प्लस 2 इंटू में डी आर अपॉन, मतलब जो रेडियस है उसमें कितना दे रखा है, 3% दे रखा है, तो यहाँ पर 3 लिख लें। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ये होगी 6 2 8 1 9, अपना परसेंट आ जाएगा 9%। तो ये जो वैल्यू है वो क्या बी ऑप्शन आ जाएगा क्या, बिल्कुल बी ऑप्शन आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ गई, परसेंटेज वैल्यू अपन ऐसे निकालते हैं, वहाँ पर जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर पाई का कॉन्स्टेंट था, इसको अपन वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब फटाफट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो 11 है अपना, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो। आपको एक गैस इक्वेशन दे रखी है,
ठीक है। ये अपना आ रखा है CBSE PMT 1996 में। क्वेश्चन क्या है, फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। क्या करना है आपको, P + A/V², R θ/V, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, थीटा इज द टेम्परेचर एंड A एंड R इज द कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A। कुछ नहीं करना है, अब आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूले में जो खास बात होती है वो क्या होती है, अगर ये प्रेशर है तो क्या ये पूरी जो क्वांटिटी है वो भी प्रेशर होनी चाहिए क्या, तभी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्योंकि सेम फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती है क्या वो सेम के साथ ही जुड़ती है, क्या समान भौतिक राशियाँ ही आपस में जुड़ पाती है, बिल्कुल। अगर ये प्रेशर है तो क्या A/V² भी क्या प्रेशर है क्या, बिल्कुल। अपने को क्या निकालना है, A की अपने को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर अपन फटाफट प्रेशर की विमा निकाल लेते हैं। क्या प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है क्या, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की जो यहाँ विमा है वो क्या होती है, M1 L1 T-2 हो जाएगी, और बट्टा में जो एरिया है उसकी कितनी हो जाएगी, L²। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी आ जाएगी, M1 L-1 T-2। ये किसकी विमा आ जाएगी, ये प्रेशर की विमा आ जाएगी। अब प्रेशर की विमा तो अपने को पता चल गई। अब अपने को ये पता है कि ये जो A/V² है वो भी क्या है, प्रेशर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस विमा को जो वैल्यू आई है M1 L-1 T-2 और इसको बराबर कर दो आप A/V², जहाँ V क्या है, वॉल्यूम है बच्चा। इस वॉल्यूम को क्या कर दोगे आप, यहाँ पर वैल्यू आप रख सकते हो। तो यहाँ पर अगले स्टेप में लिख रहा हूँ M-1 L-T-2 इक्वल टू में A, और यहाँ पर वॉल्यूम की जो विमा है वो क्या L³ लिखूंगा, और L³ का यहाँ पर क्या कर दूंगा, स्क्वायर। ये क्या है बच्चा, स्क्वायर है। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 6, और 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू आ गई 1, और यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया T-2, और ये किसकी विमा आ गई है, A की विमा आ गई है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है क्या, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल M1 L5 T-2 आपकी किसकी बीमा आ जाएगी, A के कांस्टेंट की बीमा आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 12। बहुत आसान सा सवाल है। ये CPMT 93 में आया था, 94 में आया था, और किस में आ रखा है, और किस में आ रखा है, और आ रखा है अपना UPMT 1970 में, और AIEEE 2002 में। जो JEE मेंस का जो एग्ज़ाम लगता था वो पहले AIEEE नाम से ही था, और अब वो JEE मेंस बन चुका है। तो इन चारों ही कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आ रखा है, और बहुत ही आसान सा सवाल है, क्योंकि ऐसे सवालों में आपको ऑप्शन ही चेक करने होते हैं। पहला बोला है कि किस विकल्प में विमाएँ समान हैं, तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सिंपल सा मैंने मतलब आपको बता रखा है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण जो होता है वो आपका R×F होता है। क्या होता है, R×F होता है। लेकिन जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट तोड़ते हो तो यहाँ पर क्या साइन थीटा आ जाता है, क्या RF साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा खुद की इसकी कोई विमा नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होता है, ये विमाहीन होता है बच्चा। ये क्या होता है, ये विमाहीन होता है। R जो F है, R क्या है, रेडियस है, यानी लंबाई में मेज़र करते हैं, तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, L आ जाएगी। और जो फोर्स होता है उसकी जो विमा होती है वो कितनी होती है, M1 L1 T- कितनी होती है 2, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, M1 L2 T-2। तो एक तो विमा मिल गई बल आघूर्ण की। अब कार्य की जो विमा होती है, क्या कार्य भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है, जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल इंटू विस्थापन होता है। बल की फिर से विमा क्या है, M1 L1 T-2 है, और जो D है यानी आपका जो विस्थापन है उसकी विमा भी क्या L होती है। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, M1 L2 T-2। क्या इन दोनों की विमा समान आ रही है, बिल्कुल। जो बल आघूर्ण की विमा है वही किसकी विमा है, कार्य की विमा है। मतलब जो अपना जो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या वही सही हो जाएगा, बिल्कुल। ये अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये अपने जो 12 क्वेश्चन थे वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से फटाफट इसको डाउनलोड कर लेना आप लोग। और पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अगर कहीं पर आपको क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उस क्वेरी को लिख सकते हो, ताकि जो अगला वीडियो अपना आने वाला होगा उसमें अपन उस क्वेरी को आपका सोल्व करा पाएंगे। ठीक है, पहले आप खुद से कीजिए और आफ्टर दैट आपको वीडियो देखना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अब जो अपना जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो स्ट्रेट लाइन पे होगी, यानी 1D मोशन पे होगी, जो जिसमें अपन IIT JEE के फिर से जो बेहतरीन क्वेश्चंस है, जो कुछ इरोडो के भी है और कुछ SC वर्मा के भी है, तो वो क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए जय भारत, जय आदर्श।